किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। एक बार फिर आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में जहां पर आपको खेत खलिहान की सारी जानकारी दी जाती है और हर दिन एक नए नए विषय को हम लेकर आते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, नए विषय को आपके सामने लेके आते हैं और खेती की ऐसी बातें हम यहाँ पर आपको बतलाते हैं जो कि आपकी खेती में आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए। कृषि को दुगना करने के लिए अगर हमें कृषि आय को बढ़ाना है तो हमारे जो कार्यशैली है उसको भी हमें बदलना होगा। वर्तमान में परंपरागत खेती से हट के अगर हमें कुछ करना है तो हम इस मकसद को जो है वो पूरा कर पाएंगे। जी हाँ, ऐसे ही हमें फसलों को चयन करना है जिससे कि हमें जो लाभ है वो ज़्यादा मिल सके। किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं सर्पगंधा की खेती के बारे में। जी हाँ, यानी कि जो औषधीय फसल हैं उनको हमें अपनाना होगा और इस फसल के बारे में, इस जानकारी के बारे में ज़्यादा जानते हैं डॉक्टर रोहतास सिंह भदौरिया से, जो कि केवीके रतलाम से हैं। चलिए जानते हैं विषय को विस्तार से। जी नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर रोहतास सिंह भदौरिया, विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी, कृषि विज्ञान केंद्र जावरा रतलाम में कार्यरत हूँ। आज हमारे बीच हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के प्रगतिशील किसान श्री देवीलाल लक्ष्मी नारायण पाटीदार जी उपस्थित हैं। इनको कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा सर्पगंधा की खेती करने की इनकी जिज्ञासा थी और वो चीज़ इन्होंने कहाँ से देखी, कैसे इन्होंने जानकारी निकाली, कहाँ कैसे कब इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया कि हम खेती कैसे करें, उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो नमस्कार देवीलाल लक्ष्मी नारायण पाटीदार जी। तो सर्पगंधा के बारे में आपको कैसे पता चला कि ये खेती होती है? हाँ जी, सबसे पहले सर मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं देवीलाल पिता लक्ष्मी नारायण पाटीदार, गांव चिपिया, तहसील पिपलोरा, जिला रतलाम का रहने वाला हूँ। सर इसकी जानकारी मैंने यूट्यूब पे देखा था। यूट्यूब पे देखने के बाद में सर हमने सर्च किया कि इसमें अपनों को क्या खर्चा करना है, क्या लगाना है, क्या नहीं। तो फिर एक हमारा मित्र है सरदारपुर तहसील में, गांव तिरला का रहने वाला कालू सिंह, उनके वहाँ हम प्लांट देखने के लिए गए। उनसे हमने जानकारी ली, बोला कि इनको लगाओ, अच्छा है, मतलब अच्छा बेनिफिट्स है इसमें। कम से कम 18 महीने के बाद में इसको निकाल सकते हैं या 2 साल में निकाल सकते हैं, या इतने लंबे समय से रखो 3 साल तक रख सकते हैं इसको। उन्होंने अच्छी जानकारी दी, यूट्यूब से हमको पता चला। फिर हमने उनसे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद में उनसे ही हमने कहा कि हमारे लिए पौधे अवेलेबल हो सकते हैं क्या। तो उन्होंने नर्सरी तैयार कर रखा था इसका, तो हमने उनसे पौधे खरीदे। पौधे खरीद के उसके पहले हमने खेत तैयार किया। सबसे पहले हमारा मेन ये था कि हमने खेत को अच्छी कई जुताई करवा के, गोबर की खाद डलवा के उसको कंप्लीट, उसमें फंगीसाइड पाउडर फर्स्ट में डाल दिया था। उसके बाद में इसमें फिर हमने पौधे लाए, गरड़ निकाली, गरड़ के ऊपर पौधे लगाए। पौधे लगाने के बाद में पानी दे रहे हैं। उसके बाद में सर इसमें हमने किसी प्रकार का कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया। लक्ष्मी नारायण जी, हम ये जानना चाह रहे थे, आप कृषि विज्ञान केंद्र गए, वहाँ से आपको क्या जानकारी मिली? जानकारी सर वहाँ से हमको अच्छा मिला। हमने सोचा कि एक बार हम कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें, उनसे हमें क्या राय मिलती है। उनसे भी हमने संपर्क किया। सर से अच्छा मोटिवेशन मिला वहाँ से हमें, तो उनसे भी अच्छी जानकारी मिली और हमने इस बारे में बताया कि सर हमने इतने इतने एरिया में हमने सर्पगंधा लगा रखा है और इतने एरिया में हमने स्टीविया का भी लगा रखा है। देवीलाल जी ने हमसे संपर्क किया कृषि विज्ञान केंद्र से कि सर इस प्रकार से हमने यूट्यूब पर देखा और हमें इसकी खेती करना है, और हमारा एक संपर्क किसान में है, वो वहाँ खेती कर रहे हैं। तो हमने देवी नारायण जी से कहा कि सबसे पहले तो हम ये देख लें कि हमारे यहाँ की मिट्टी और हमारे पास बाज़ार की उपलब्धता इसके लिए कितनी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे किसान का जो उत्पाद है वो बाज़ार में अगर नहीं बिक पाया तो इस प्रकार की खेती करने से हमारे किसान को फ़ायदा नहीं होगा। तो लक्ष्मी नारायण जी ने, देवीलाल जी ने संपर्क किया नीमच मंडी में, वहाँ देखा इसका बाज़ार, तो वहाँ इसके दाम उनको बाज़ार में अन्य फसलों की अपेक्षा तुलनात्मक उनको लाभ अधिक दिखा। फिर लक्ष्मी नारायण जी ने कहा खेती की तैयारी हम सर कर रहे हैं, तो आप आ जाना। तो हमने कहा ठीक है लक्ष्मी नारायण जी, हम एक दिन विजिट करेंगे आपके यहाँ और आप बता देना 2-3 दिन पहले हमें कि किस प्रकार से खेती की तैयारी करना है। तो लक्ष्मी नारायण जी के यहाँ हम एक दिन पहुँच गए। जब लक्ष्मी नारायण जी का फ़ोन आया कि सर ऐसे ऐसे आज के समय आप निकाल लो, तो हम लोग आ गए। तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी सर, डॉक्टर कांटवा जी और अन्य भी वैज्ञानिक दल जो इस क्षेत्र में इस खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, लक्ष्मी नारायण जी के खेत पर आए। वहाँ खेत देखा, खेत में क्योंकि जल भराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक लंबी अवधि वाली फसल है। अगर खेत में पानी भरता है तो कहीं ना कहीं जो जड़ इसका मुख्य उत्पाद है वो उतनी अच्छी क्वालिटी का पैदा नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण जी के खेत को
ग्रीष्म काल में बढ़िया अच्छे से जुताई निराई करके बढ़िया अच्छे से खरपतवार रहित करके और बढ़िया ऊंची क्यारियां बनवा दी कि हमें इसकी जो रोपाई है वो करीब ज़मीन से 1.5 फीट ऊंची क्यारियों पे करना है और वो कम से कम 2 फीट चौड़ी हो। लक्ष्मी नारायण जी ने यथासंभव उसी प्रकार से प्रयास किया। फिर लक्ष्मी नारायण जी गए पौधे लेने के लिए, तो लक्ष्मी नारायण जी बताएं आप कैसे किस प्रकार से वहाँ से पौधे लाए। हाँ सर, उनसे संपर्क करने के बाद में हम उनसे पौधे लेके आए। तो हमने सर 20 अगस्त को खेत में लगाए उन पौधों को। पिछले साल 20 अगस्त 2021 को हमने खेत में लगाए और एक साल में हमारी फसल बिल्कुल खेत में ऐसी लहला रही है। और हम इसके वहाँ से पौधे लेके आए तो पौधे का भी कास्ट लगा हमें, पर फर्स्ट बार लगा। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि हमें ये कास्टली रहेगा अपना, तो इससे इनकम हो ही जाएगी, ऐसी कोई बात ही नहीं। सबसे पहले हम इसके ऊपर यही चर्चा करेंगे सर कि हमने वहाँ पर जाके उनसे जानकारी ली, उसके बाद में ही पौधे निकलवा के लाए, लगाए। फिर देखा हमने पौधों में जब फूटन आया तो लगा हमें कि कुछ अच्छा खासा हो जाएगा। और एक साल में सर आपके सामने ये फसल, आपके सजेशन में ये फसल ऐसी खड़ी है। लक्ष्मी नारायण जी ने जैसे बताया कि वो पौधे ले आए। अब इसमें क्या होता है कि जो हमने पौधे के लिए गड्ढे खोद लिए, पौधों की रुपाई कर दी, लेकिन इसकी विधियां कौन कौन सी हैं बुवाई की, कि अगर हम पौधे पे जो खर्चा आता है, जैसे बताया कि कॉस्टली आते हैं, तो इस बीच में हमारे किसान भाई को क्या करना है कि वो जो बीज होता है सर्पगंधा का बीज बुआई के लिए प्रयोग कर सकती है। लेकिन समस्या क्या आती है कि अगर बीज 4 महीने 3 महीने से ज़्यादा पुराना है तो अंकुरण प्रतिशत उसका मुश्किल से 20 से 25% रहता है। साथ में ही बीज घटिया क्वालिटी का भी होता है। तो हमें अपने किसान को ये बताना पड़ता है कि आप जो भी बीज लाएं ताज़ा, उसको बढ़िया 5% नमक का घोल बनाकर और उसमें डाल दें। जब हम उसमें बीज अपना डाल देंगे तो जो खराब किस्म का बीज होगा, जो अच्छी गुणवत्ता का बीज नहीं होगा, वो सब ऊपर तैरने लगेंगे। और जब वो बीज ऊपर तैरने लगेंगे तो उन बीजों को हम हटाकर अलग कर दें। अब जो अच्छे बीज बचे हैं उनको हम मई के फर्स्ट वीक में अच्छी से तैयार नेट सेट हाउस में ऊंची क्यारियां बना के बढ़िया उसमें केंचुआ खाद, FYM, अन्य पोषक तत्व मिलाकर उसमें बुवाई कर देंगे। जब वो पौधे निकल आएंगे 1 से 1.5 महीने के अंदर, तो उन पौधों को उखाड़ते समय भी एक विशेष सावधानी रखना है, क्योंकि अगर हमने उखाड़े और धूप, क्योंकि वो सीज़न थोड़ा गर्म रहता है, अगर उन पौधों को सीधे खेत में लेके गए तो वो पौधों का लगना और जमाव की संभावना कम हो जाती है। तो विशेष ध्यान ये रखना है कि उन पौधों को गीले टाट के बोरे में, जो जूट के बोरे होते हैं, उनमें अच्छे से लपेट कर, और जितने पौधे हमने रुपाई करना है खेत में उतने पौधे लेकर ही जाएँ। तीसरा एक प्रसारण की विधि होती है कि जड़ें काट कर, हमें ये विशेष ध्यान देखना कि अश्वगंधा के पौधे जो हमने खेत में छोटे हिस्से के लिए अगर हम लेके आए, धीरे धीरे अपना क्षेत्रफल बढ़ाना है, तो जो अच्छे पौधे हैं, स्वस्थ पौधे हैं, उनमें एल्कलाइड की मात्रा अधिक होती है। क्योंकि मार्केट में जो सर्पगंधा की जड़ की जो कीमत होती है वो एल्कलाइड एक रहता है, उसकी वजह से होती है। तो हमें ये देखना है कि अच्छे पौधों की अच्छी जड़ें जो लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी हो और 12 मिलीमीटर से अधिक मोटी ना हो, इनका ही प्रयोग करना है। अगर ख़राब जड़ें ले आए और हमने रुपाई कर दी, और रुपाई करते समय भी अगर हमने वो जड़ें 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरी लगा दी और उनको अच्छे से दबाया नहीं, तो भी हमारा नुकसान हो जाएगा। जो जमाव का प्रतिशत है वो अच्छा नहीं आएगा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपने देवीलाल जी जो गोबर की खाद प्रयोग की, क्या उसके साथ आपने जो क्लोरोपाइरीफॉस 20 cc आता है उसका प्रयोग किया कि नहीं किया? क्योंकि केमिकल का इसमें प्रयोग नहीं करना है। इसके जगह पर हमें स्यूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा विरिडी, इनका 2.5 ग्राम प्रति kg जो जड़ें हैं उनके हिसाब से प्रयोग करना है, वो भी पानी में डिप करके। अगर हमें पानी उसके लिए 10 लीटर लग रहा है तो करीब 25 ग्राम हमें ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपने इसके बारे में आप बताएं, आपने किस प्रकार से ये उपचारित की? सर पहले तो हमने गोबर की खाद खेत में डाली। हमने जब पौधे का उपचार किया तो ट्राइकोडर्मा से किया सर। ट्राइकोडर्मा विरिडी को पानी में घोल बना के उस जड़ को उसके अंदर डाल के वापस खेत में पौधा लगाया हमने। डायरेक्ट मतलब गोबर की खाद में मिला के नहीं डाला, वो पौधा लगाया। उसके बाद में जितना पानी बचा था वो ड्रिप के सहारे, जब खेत में पानी छोड़ा उसके सहारे हमने वो टपक सिंचाई द्वारा मतलब खेत में दे दिया। जब इनको पिलाया उस टाइम पे पानी के साथ में उस ट्राइकोडर्मा को दिया। उसके बाद में सर नॉर्मल ये है कि हम पर इसमें तीसरे चौथे पाँचवें रोज़ छठे रोज़ गर्मी के टाइम पे 10 दिन में पानी देना ही देना है। ऐसा चलता रहा, 10 दिन 15 दिन पानी देना ही देना है, तो चलता रहा। गर्मी में अच्छा खासा इसका फुटन हो गया अच्छा खासा।
तभी जैसे इसका नाम है सर्पगंधा, सांप कभी सीधा नहीं होता, उसी प्रकार से ये जो पौधा इसकी जड़ें हमेशा सर्प के आकार की होती है, टेढ़ी मेढ़ी चलती है। इस वजह से हमें इसको प्लाव से निकाल कर और जब ये निकल जाए तो उनको अच्छी प्रकार से धोकर, कभी कभी क्या होता है कि किसान भाई 1-2 दिन 3 दिन लेट हो जाते हैं, उसकी वजह से अगर आप उस समय उनकी धुलाई करेंगे तो उन पर रेशेस आ जाएंगे और उससे उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। साथ ही जब इनकी धुलाई कर दें, धोने के बाद हल्की छाया वाले स्थान में ही सुखाएं, क्योंकि अगर आपने सीधे धूप में सुखा दिया तो जो इसका जो मुख्य खेल है, जो एल्कलॉयड है, इसकी कीमत है बाज़ार में, वो मात्रा कम हो जाएगी। तो पाटीदार जी, एक चीज़ और आपसे कि विपणन के लिए आप अपने नज़दीकी किसान भाइयों से किस प्रकार से उनको प्रोत्साहित करते हो, क्योंकि वो आपके पड़ोसी लोग भी आपके खेत पे आते होंगे, कि किस प्रकार से आप इसको बाज़ार में ले जाएं और अधिक लाभ कमाएं? सर मैं तो किसानों को यही कहना चाहता हूँ कि हम परंपरागत खेती जो करते आ रहे हैं उससे कुछ हटके करेंगे तो अपने को लाभ का सौदा होगा। बाकी तो सर परंपरागत खेती तो करते आ रहे हैं, पिछले करते आ रहे हैं और अभी तक ऐसा मतलब इतना बेनिफिट नहीं हो पाया है, इसलिए इसको कुछ चेंज करके हमने किया सर। तो मैं किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि परंपरागत खेती से हट के ज़्यादा मात्रा में नहीं तो कम मात्रा में, मतलब अपने को 10 बीघा ज़मीन है तो उसका एक तिहाई उसमें लगा ले, उसमें भी थोड़ा बहुत लगा के उसका कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 10 बीघे ज़मीन है उसके अंदर सब यही लगा दिया तो अपने दूसरी फसल नहीं कर पाते हैं, तो कम मात्रा में करके हम इसका बेनिफिट या इसका लाभ उठा सकते हैं। एक और इस फसल की विशेषता है, इस फसल को अम्लीय, क्षारीय, ऊसर, पथरीली सभी प्रकार की ज़मीनों में लिया जा सकता है। कोई विशेष इसको मिट्टी की आवश्यकता नहीं है, केवल बस जो भारी काली मिट्टी है उससे हमें बचाना है, क्योंकि जो भारी काली मिट्टी में जो फूलने और सिकुड़ने की समस्या होती है पानी देने पर, उससे क्या इसकी छाल जो होती है जड़ की वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। केवल इतनी सावधानी रखेंगे तो मैं निश्चित ही कहूँगा कि हमारे किसान भाई बहुत अच्छा उत्पादन लेके अधिक आय कमा सकते हैं। हाँ जी। और इसी बीच में एक और पाटीदार जी आपसे कि आपको एक और सलाह है कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से कि जो अपने जो ये छोड़ रखे हैं ये फूल, हाँ जी। फूल को विशेष ध्यान रखना है कि हम केवल उतने ही हिस्से में ये फूल छोड़ें जितने हिस्से का हमें बीज उत्पादन करना है। अगर हम पूरे खेत में ऐसे छोड़ देंगे तो कभी कभी क्या होता है कि जो इसकी ताकत है, मोस्टली अधिकतम इसकी जो ताकत है पौधे की जो ज़मीन से खींच रहा है वो यहाँ पर भी खर्च हो जाती है, इससे जड़ें उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल पाती। धन्यवाद किसान साथियों। तो किसान भाइयों, आपने जाना सर्पगंधा की खेती के बारे में, किस तरीके से ये खेती हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होगी, इसके बारे में हमने चर्चा की है। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जानेंगे एक अन्य फसल को। आप बने रहिए कृषि दर्शन के साथ में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है किसान भाइयों। हम बात कर रहे हैं कृषि में आए दिन जो वर्तमान में हमें जो कार्य करना है उनके बारे में। ब्रेक से पहले हमने बात की थी किस तरीके से सर्पगंधा की खेती हम कर सकते हैं और वैकल्पिक फसल को हम लगाकर अधिक आय जो है वो अर्जित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे ही एक नए विषय के बारे में। पशुपालन में कड़कनाथ एक नया आयाम बनता जा रहा है और किसान भाइयों के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो रहा है। इसके बारे में जानेंगे डॉक्टर DR पचौरी जी के साथ में, जो कि पशु विशेषज्ञ हैं KVK रतलाम से।
चलिए जानते हैं विषय को विस्तार से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर DR पचौरी, कृषि विज्ञान केंद्र जावरा, रतलाम, मध्य प्रदेश से आपको कड़कनाथ मुर्गी आय का प्रमुख स्रोत इसके विषय में बताऊंगा। किसान भाइयों, जो कड़कनाथ मुर्गी है ये अमूमन एक बहुत ही अच्छी नस्ल है और ये इसका पैतृक निवास झाबुआ मध्य प्रदेश का है। झाबुआ की पहचान, आदिवासी इलाके के लोग इसको पालते हैं और इस जो मुर्गी है इसका 3 स्पीसीज पाई जाती हैं, जेट ब्लैक, पेंसिल्ड और गोल्डन। जेट ब्लैक हमारे यहाँ ज़्यादा प्रचलित नस्ल है और ये आसानी से पाई जाती है। इसका औषधीय गुण है कि इसका जो मीट है उसमें 25 से 30% प्रोटीन होती है। अंडा इसका 100 ग्राम, शुरू में 30 ग्राम का रहता है और 30 ग्राम से 50 ग्राम तक का हो जाता है। यह नस्ल हृदय रोगी जो आदमी हैं या महिलाएं हैं, दूसरे जिनको डायबिटीज़ है, उसको भी ये आराम से इसके मांस को खा के और उसी औषधि गुण की वजह से उनको फ़ायदा करता है। आप लोगों को पता होगा कि किसान भाइयों, जो हमारे क्रिकेट के कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी जी, वो भी इन मुर्गियों का पाल रहे हैं और हमारी टीम जो विदेश गई थी उसने भी ये नस्ल का मांस खाने की वहाँ इच्छा प्रकट की थी। इससे कामोत्तेजना, जो व्याग्रा का काम भी इनडायरेक्ट वे में करती है। और ये जो इसका काला रंग है, जो मेलेनिन पिगमेंट की वजह से और हीमोग्लोबिन की वजह से इसकी चोंच, कलंगी, पंजा, खून, पंख सब काले रहते हैं। और इसका जो वजन है वो 1 किलो से लेके 1.5 किलो तक 7-8 महीने में हो जाता है, लेकिन 1.5 साल के करीब इसका वजन 2 किलो तक पहुंच जाता है। इसकी जो अंडा देने की क्षमता है वो वर्ष भर में 108 एवरेज अंडा देती है। 5 महीने पे ये अंडा देना शुरू करती है। इसके आवास के लिए किसान भाइयों, आपको 10 या 12 फीट ऊंचा छप्पर या टीन डालनी है, नीचे 2 फीट की दीवार लगानी है, उसके ऊपर जाली लगानी है और साथ ही आपको एक फुट रेस्ट बनाना है जिसमें बाहर आप फिनाइल या की बोरी या कुछ पानी डाल के रख लें, जिससे बाहर का कोई आदमी आए तो उसमें पाँव अपने साफ करके आए। इसके जो दाना खाती है ये 3.5 किलो यदि दाना मुर्गी खाती है तो उसका वजन 1.25 किलो से 1.5 किलो तक हो जाता है। इससे आप दाने का कैलकुलेशन कर सकते हैं। दाने में मूंगफली की खली, सोयाबीन की खली, अलसी की और तिल की खली मिला सकते हैं। 30% 30 से 40% आप अनाज, मक्का, बाजरा, ज्वार मिला सकते हैं। साथ ही इसमें जो चापड़ है और धान की भूसी है ये डाल सकते हैं। विटामिन्स, मिनरल्स, ये प्रोबायोटिक्स जी आपको डालने पड़ेंगे। किसान भाइयों, इसकी जो इंडस्ट्री है, यदि आप वहाँ से दाना खरीद के मुर्गियों को खिलाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसका जो दाना है वो आपको 35 या 40 रुपए किलो देती हैं कंपनियाँ। जबकि आप अपने घर पर बनाएंगे तो 18 या 20 रुपए किलो करीब पड़ जाता है। आपके लोकल मार्केट में जो अनाज है वो आप इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, इसमें जो बीमारियाँ आती हैं उसमें सफ़ेद दस्त पैगान करके आता है, दूसरा खूनी दस्त आते हैं, रानीखेत बीमारी आती है और आपके चेचक। इन बीमारियों से बचाने के लिए शुरू में ही आप वैक्सीनेशन करते रहें। बीच बीच में जो पशु अस्पताल है वहाँ के चिकित्सक को बुला के आप अपने पशुओं, इन पक्षियों का वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इसका अंडा है वो भी आपको देसी अंडा कहता है 20 रुपए किलो के करीब मिलता है। इन चीज़ों का किसान भाइयों आप लोगों को ध्यान देना है और साथ ही यदि कोई बीमारी आती है उस मुर्गी को आप तुरंत अलग करेंगे। साथ ही झुंड में नहीं रखना है, इसलिए आपको 2 बाड़े बनाने पड़ेंगे। सर्दियों में या गर्मियों में स्वच्छ पानी पिलाना है, ताज़ा पानी पिलाना है आपको इस चीज़ का विषय। और साथ ही इसका बिछावन में लकड़ी का बुरादा है, भूसा है, ये आप डालते रहें, साथ ही साथ इसको निकालते रहें। होता क्या है कि यदि ज़्यादा हेड हो जाता है, आपका स्पेस कम है और मुर्गियाँ ज़्यादा हो गई, तो जब ये वीट करती हैं तो उससे क्या अमोनिया रिलीज़ होती है, अमोनिया इनकी आँखों में चुभती है, उसकी वजह से ये एग्रेसिव हो जाती हैं, एक दूसरी मुर्गियों को मारती हैं। और ख़ास करके क्या है
आप देख रहे हैं जो इसका फीडर है वो लाल रंग का है, लाल रंग की तरफ ये अट्रैक्टिव होती हैं, इसलिए दाना उसी में डाला जाता है। यदि कोई मुर्गी एग्रेसिव हो गई और किसी मुर्गी के चोंच मार दी, उसके खून निकल आया, तो ये मुर्गियां एक नहीं उसको 10-15 मुर्गियां फिर मारना शुरू करेंगी और उस मुर्गी को जान से ही मार देती हैं। इसलिए उनकी चोंच का कटिंग भी बहुत ज़रूरी है। आप उसकी चोंच को एक गरम ब्लेड के हिसाब से आप उसकी चोंच रोदन भी कर सकते हैं। इन चीज़ों का आप लोग विशेष ध्यान रखें। साथ ही बीमारियों के लिए आप वैक्सीनेशन जरूर कराएं। चूना, इसमें 15 दिन में चूना डाल के आप बिछावन बदलते रहें, ताज़ा पानी डालें, साफ बिछावन गीला नहीं होना चाहिए। अमूमन क्या होता है कि जब हम इसके फीडर में पानी डालते हैं तो वहाँ पर पानी फैल जाता है, उससे क्या फंगस आती है, इकोलाई आ जाएगी, कॉक्सीडियोसिस बीमारी हो जाएगी। इन चीज़ों से बचाव के लिए आपको उसके बिछावन को गीला नहीं होने देना है। और सर्दियों में जाली के ऊपर पर्दे रखना है। गर्मियों में आप चाहें तो पंखे भी लगा सकते हैं, पर्दों को हटा दें। छायादार पेड़ उसके आसपास भी लगाने हैं, जिससे जो लू वगैरह है उसका टीन का टेम्परेचर कम रहेगा और मुर्गियों को आप आराम से पाल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो किसान भाइयों, आपने जाना कड़कनाथ मुर्गी पालन के बारे में, कैसे हम इस प्लांट को डाल सकते हैं और हमारी जो आय है, यानी कि कृषि आधारित जो उद्योग हैं उनमें से ये एक प्रमुख उद्योग है जिस पे हम हमारे किसान भाई कार्य कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से हमने जाना है। फिलहाल यहाँ जानते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। डेयरी क्षेत्र के लिए संतुलित वातावरण की जरूरत, 3.5 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदी, धान की फसल को खैरा रोग से बचाएं, आलू की उन्नत खेती और कृषि में ड्रोन तकनीक भविष्य की मांग। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर लंपी स्किन डिजीज के प्रसार को रोकने पर काम कर रही हैं, जिसने भारत के डेयरी क्षेत्र को प्रभावित किया है। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के विश्व डेयरी सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि LSD के लिए स्वदेशी टीके का विकास करके और एक राज्य से दूसरे राज्य में पशुओं की आवाजाही रोककर देश में इसके तेज प्रसार पर रोकने की कवायद की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत में डेयरी क्षेत्र के लिए संतुलित वातावरण बनाने की जरूरत है, जिससे किसानों की अधिकतम आमदनी सुनिश्चित हो सकेगी। प्रदेश में करीब 3.5 लाख मीट्रिक टन मूंग और उड़द की खरीदी की जा चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्य से अधिक उपार्जन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विगत दिनों मूंग खरीदी कार्य की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को मध्य प्रदेश की मूंग और उड़द उपार्जन के कार्य की प्रगति की जानकारी दूरभाष पर दी। श्री चौहान ने किसानों को उपार्जित फसल की राशि का भुगतान किए जाने की भी समीक्षा की। बताया गया कि प्रदेश में 32 जिलों में मूंग और 10 जिलों में उड़द की खरीदी की जा रही है। प्रदेश में 2,34,772 किसानों ने पंजीयन करवाया था। अब तक 1,46,886 किसानों ने मूंग की फसल बेची है। केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रतिदिन प्रति कृषक 40 क्विंटल मात्रा का उपार्जन किया जा रहा है। प्रदेश में इस वर्ष मूंग और उड़द के लिए 370 खरीदी केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। धान का खैरा रोग भूमि में जस्ते की कमी के कारण होता है। यह रोग फसल पौध घर से लेकर बाढ़ की अवस्था में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। पौधरोपण के 15 से 25 दिन के बाद ही पुरानी पत्तियों के आधार भाग में हल्के पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं, जिससे पौधा बोना रह जाता है तथा कल्ले कम निकलते हैं और जड़ें कम बनती हैं, भूरे रंग की भी हो जाती हैं। रोग से बचाव हेतु जिंक सल्फेट 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुवाई से पहले प्रयोग करना चाहिए। पौधरोपण से पहले पौध को 0.4% जिंक सल्फेट के घोल में 12 घंटे तक डुबाकर रोपण करें। आलू की मुख्य फसल को सितंबर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर के अंत तक बो देना चाहिए। बीज की मात्रा व बुवाई की दूरी सामान्यतः बीज की किस्म, आकार व भूमि की उर्वरकता पर निर्भर करती है। बीज कम से कम 2.5 सेंटीमीटर व्यास के आकार का या 25 से 30 ग्राम वजन के साबुत कंद होने चाहिए। विभिन्न परिस्थितियों में 1 हेक्टेयर भूमि में बुवाई के लिए 25 से 30 क्विंटल आलू के कंदों की आवश्यकता होती है। बुवाई के पूर्व कंदों को 2 ग्राम थाइरम 1 ग्राम बाविस्टीन प्रति लीटर पानी के घोल में 20 से 30 मिनट तक भिगाएं तथा छाया में सुखाकर बुवाई करें। कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर व कंद से कंद की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। आलू की उन्नत जातियां कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी लवकर, कुफरी ज्योति, कुफरी बहार, कुफरी पुखराज, कुफरी बादशाह, कुफरी सतलत,
कुफरी अलंकार, कुफरी आनंद, कुफरी अरुण, कुफरी चमत्कार और कुफरी देवा लगाना चाहिए। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारियां हमने यहाँ पर जानी हैं। सबसे पहले हमने बात की थी किस तरीके से सर्पगंधा की खेती हम कर सकते हैं, उसमें विशेष रूप से क्या क्या हमें ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, और उसके बाद में कड़कनाथ मुर्गी पालन के बारे में हमने बात की और फिर जाना खबरें खेती की। अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नई जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।